नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आजकल हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं समाज कार्य विषय की, और आज जो विषय है हमारा समाज कार्य का, वो एक समाज कार्य की पद्धति पे आधारित है। विषय सोशल केस वर्क, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य। व्यक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, और व्यक्तिक सेवा कार्य के माध्यम से समाज कार्य, हर समाज कार्य के जितने भी छात्र हैं, समाज कार्य के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, उनको व्यक्तिक सेवा कार्य का जानकारी या व्यक्तिक सेवा कार्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये इसका मूल उद्देश्य मानवीय दर्शन, सर्वोत्तम हित और सर्वांगीण विकास की भावना से निहित है। मतलब व्यक्तिक सेवा कार्य में ह्यूमन फिलॉसफी, सर्वोत्तम हित, हाई इंटरेस्ट और सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट, इसकी फीलिंग, इसकी भावना के साथ इसमें यह पूरा कार्य जुड़ा हुआ है। यह समाज कार्य की एक ऐसी पद्धति है, व्यक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक ऐसी पद्धति है जो वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पर आधारित है, साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल बेस्ड पद्धति है। ये इसमें समस्या से पीड़ित, जो व्यक्ति समस्या से पीड़ित है या असमर्थ है, उनकी हम सहायता करते हैं, और उसके सक्रिय सहयोग से इस प्रकार हम इतना सक्रिय प्रयोग करते हैं कि वह व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी समस्या के निराकरण में सफल हो जाए। ये इसमें वो रहता है, पद्धति है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, कुछ परिभाषाओं पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे 1915 में सर्वप्रथम मैरी रिचमंड ने कहा कि व्यक्तिक सेवा कार्य विभिन्न व्यक्तियों के साथ सहयोग करते हुए, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के साथ सहयोग करते हुए, उनकी अपनी और समाज की एक साथ, मतलब उनकी भी और पूरे समाज की एक साथ भलाई करने हेतु उनके साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की एक कला है, आर्ट है। मैरी रिचमंड ने फिर 1917 में अपनी परिभाषा को संशोधित किया और कहा व्यक्तिक सेवा कार्य व्यक्ति के रूप में पुरुष और स्त्रियों अथवा बच्चों के सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे से समायोजन करने की एक कला है। 1922 में टैफ्ट ने कहा व्यक्तिक सेवा कार्य व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों को समझने के साथ साथ एक अधिक अच्छे सामाजिक और व्यक्तिक समायोजन में उसकी सहायता करने के प्रयास कुसुमायोजित व्यक्ति का सामाजिक उपचार, मतलब जो परेशान व्यक्ति है, कुसुमायोजित व्यक्ति, उसका सामाजिक उपचार करना है। मैरी रिचमंड की एक और परिभाषा है व्यक्तिक समाज कार्य का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से, यानी व्यक्तिक समाज कार्य का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जो व्यक्तियों एवं उनके सामाजिक पर्यावरण, व्यक्तियों उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच में चेतन रूप में लाए गए समायोजन के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करता है। फ्लोरेंस हॉलिस नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने 1954 में परिभाषा दी व्यक्तिक सेवा कार्य समाज कार्य की एक पद्धति है। व्यक्तिक सेवा कार्य सोशल केस वर्क इज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य की एक पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक समायोजन की समस्याओं के सुलझाव हेतु ऐसे व्यक्तियों की सहायता करता है जो स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा अपनी समस्याओं का संतोषजनक हल नहीं कर पाते। ये कुछ खास परिभाषाएं हैं। अब व्यक्तिक सेवा कार्य सर्वप्रथम वास्तव में मैरी रिचमंड ने एक कला के रूप में इसको प्रवर्तित किया था। मैरी रिचमंड थे, उन्होंने एक कला, एक आर्ट के रूप में, एक टेक्निक के रूप में इसको कहा, और उनका कहना था इसका उद्देश्य स्वयं अपना और समाज का कल्याण करना है। इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए वेफ्ट ने सामाजिक चिकित्सा के रूप में चिन्हित किया। वेफ्ट ने इसको सामाजिक चिकित्सा में सोशल मेडिकल के रूप में चिन्हित किया, और उनका कहना था इसका उद्देश्य अधिक से अधिक या अच्छे से अच्छे व्यक्ति को सामाजिक समायोजन को बनाना है। बाद में व्यक्तिक सेवा कार्य को एक प्रक्रिया के रूप में, बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, व्यक्तिक सेवा कार्य को सोशल केस वर्क को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, और इस प्रक्रिया के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के हम कार्य करते हैं उनका अंगभूतों का निरूपण करते हैं, उनमें समायोजन लाने का प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया होती है। उसके साथ साथ अतिरिक्त परिवर्तन कर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के उद्देश्य पर बल दिया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो जो सोशल केस वर्क है
उसके कुछ मूल तत्व निकलते हैं। पहला, व्यक्तिगत सेवा कार्य एक समाज कार्य की पद्धति है, इज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल से युक्त प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाती है। मतलब इसको उपयोग में लाने वाले साइंटिफिक नॉलेज और स्किल से डेवलप सोशल वर्कर जो होते हैं वो उसको यूज करते हैं। इसका प्रयोग एक प्रक्रिया के रूप में निजी और सार्वजनिक अभिकरणों के द्वारा है। मतलब प्राइवेट और सोशल एजेंसीज के माध्यम वो लोग इनका प्रयोग एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के रूप में करते हैं। इसके द्वारा असमायोजित और समस्याग्रस्त जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं उनकी सहायता की जाती है, जिससे कि वो बेहतर सामाजिक समायोजन के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से संतोषप्रद और अपेक्षाकृत श्रेष्ठ जीवन स्तर प्राप्त कर सके। इससे उन्नत समाज की रचना में व्यक्ति अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। ये व्यक्तिगत सेवा कार्य है। अब इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। जैसे हम जानते हैं ना, हर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो कुछ सिद्धांत हैं। फ्रीडलैंडर ने कहा था कि सामाजिक व्यक्तिगत सेवा का जो है सोशल केस वर्क जो है उसको दो सिद्धांतों में उन्होंने बांटा है सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य को। एक जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, जो व्यक्तिगत सेवा कार्य अभ्यास की संपूर्ण स्थितियों में प्रयोग में लाया जाता है। एक है विभेदक सिद्धांत, डिफरेंशियल प्रिंसिपल, विभेदक सिद्धांत। इसके अंतर्गत डिफरेंशियल प्रिंसिपल या विभेदक सिद्धांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में पृथक पृथक रूप से इसको प्रयोग में लाते हैं, जिसमें कार्यकर्ता सेवार्थी, मतलब जिसको लाभ लेना है, सेवार्थी की समस्या संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करके उनका निदान, उनका सलूशन करता है। उसमें इस डिफरेंशियल प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य के अभ्यास जो है जेनेरिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क प्रैक्टिस, इसके सामान्य सिद्धांत जो हैं उसमें कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं जिनकी आप आज यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें पहला है स्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में जो सेवार्थी है वो संकटग्रस्त, कमजोर होता है और कार्यकर्ता अपने व्यावसायिक ज्ञान, अनुभव, योग्यता से परिपूर्ण। देखिए, जिसको लाभ लेना है वो कमजोर है, संकटग्रस्त है, अभाव में गिरा है, और जो लाभ देने जा रहा है वो नॉलेजेबल है, उसके पास काफी अनुभव है, उसकी कैपेसिटी काफी है, तो उससे परिपूर्ण है। एक तरफ पाने वाला है, एक तरफ देने वाला है। तो जब दोनों मिलते हैं तब उन दोनों के बीच में सहानुभूतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण की अपेक्षा होती है। इसलिए मानव व्यवहार को समझने, सेवार्थी द्वारा संकट का सामना करने के स्वरूप, उसकी अहम शक्ति इत्यादि की ज्ञान कार्यकर्ता में विद्वान रहता है और वो उसको प्राप्त करता है। इसी ज्ञान, आदर, सम्मान के व्यवहार से वह सेवार्थी के व्यवहार और तत्संबंधी कारणों को समझता है और फिर उनका निराकरण करता है। इसको कहा गया है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सिद्धांत। क्योंकि कोई भी समस्या जो होती है, समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यकर्ता और सेवार्थी, इनके बीच में कुछ अंतः क्रियाएं होती हैं और इन दोनों के पहले ये दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। ना कार्यकर्ता जानता है, ना सेवार्थी जानता है, ये दोनों अनजान होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा समर्थी अपनी समस्या संकोच के कारण बता नहीं पाता, उसमें हिचक रहती है। इसलिए जो कार्यकर्ता रहता है उसको सेवार्थी के व्यक्तिगत समस्या और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करना चाहिए। उसके साथ देखे, समझे, उसको जानने का प्रयास करे, उससे भाषा, चिन्ह, संकेत, हाव भाव का प्रयोग करके पूछने चाहे कि वो उसके अर्थ क्या है, क्या चीज चाहता है। और जब इनके बीच में, दोनों में, सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच में सहमति या सहमति बन जाती है, उनमें से उसको एक राय बना के एक संचार, एक कम्युनिकेशन के माध्यम से उसकी समस्याएं जानना चाहिए। यह है संचार का सिद्धांत। एक है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। इसमें व्यक्तिगत कार्यकर्ता यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो दूसरों से मिलती हैं, तथापि हर व्यक्ति की कुछ विशेषताएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरों में नहीं पाई जाती। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या होती है, लेकिन एक व्यक्ति की समस्या दूसरे की व्यक्ति की समस्या से अलग होती है, एक सी नहीं दिखाई देती। इसलिए समस्याएं एक सी क्यों ना हो, उनके कारणों में भिन्नता हो, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। इसमें व्यक्तिकरण का सिद्धांत, इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति से उनकी समस्याएं जानी जाती है, उनका फिर निराकरण करते हैं। फिर व्यक्तिगत सेवाकार का एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही है,
समस्या के निवारण के प्रयास में सेवार्थी को हर स्थान पर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना पड़ेगी। यानी इस सिद्धांत की मूल भावना है कि जिसको सेवार्थी के साथ में कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। कार्यकर्ता इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सेवार्थी के लिए एक ऐसा अवसर, एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है कि वे अपनी यथार्थ स्थिति, जो उसकी रियलिटी है, उसकी वास्तविकता है, उसको स्पष्ट करते हुए समस्या के निदान में उसके साथ सहभागी बन जाता है। इसमें सेवार्थी की अहम शक्ति में वृद्धि होती है और समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत सेवार्थी और कार्यकर्ता के संबंधों में एक सुनिश्चितता बनती है। यह है सार्थकता, पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। फिर एक आत्मचेतना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब सेवार्थी जो है, सेल्फ अवेयरनेस में सेवार्थी की तरह कार्यकर्ता भी जटिल संप्रेरणाओं से युक्त एक मानव प्राणी। भाई जैसे सेवार्थी है वैसे कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं किसी उसके साथ भी कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी भी अपनी कोई समस्याएं रहती हैं। उसके अंदर के जो सांस्कृतिक विश्वास और मूल हैं उसकी अलग पहचान होती है, उसकी एक अलग छाप होती है। और कार्यकर्ता के संवेग और मनोवृत्तियां साक्षात्कार की अवधि में विभिन्न सेवार्थियों के संबंधों को प्रभावित करती हैं। जैसे मेरी एक अपनी पहचान है, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है। अब मैं किसी सेवार्थी के साथ में काम करूंगा, उसके व्यक्तिगत सेवा कार्य करूंगा, केस वर्क करूंगा, मेरे अपनी आइडियोलॉजी भी उस पर आएगी। तो इन दोनों से हमारी मनोवृत्ति, हमारी संप्रेरणाएं, कार्यकर्ता सेवार्थी के संबंधों में दखल न दे ऐसी उपेक्षा, मतलब मेरे विचार उस पर लगे ना, मतलब उसको ये ना लगे कि देखिए ये मेरी मदद करने आए हैं कि मेरे ऊपर अपने सारे विचार थाप रहे हैं। तो ये आत्मचिंता है, जो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ रूप हमको अवेयर होना चाहिए। आत्मचेतना का सिद्धांत, इसमें हमें अपने व्यक्तिगत भावनाओं को नियंत्रण रखना चाहिए। एक मतलब जो हम अध्ययन करने जाते हैं या हम जब किसी सेवार्थी की मदद करने जाते हैं तो हमको अपने आप को कंट्रोल रखना होगा, अपने आप को नियंत्रित रखना होगा। हमको एक कौशल आना चाहिए कि हम उसके ऊपर अपने आप को हावी ना होने दें। एक है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस, गोपनीयता का सिद्धांत, कॉन्फिडेंटली। व्यक्तिगत सेवाकार का एक मुख्य सिद्धांत है गोपनीयता। यानी इसके अंतर्गत कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ घनिष्ठ संबंध तो स्थापित करे और उसको ये विश्वास मिले, उसको विश्वास दिलाए कि संस्था की नीति के अनुरूप जो साक्षात किया जा रहा है, जो आपसे तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनसे मिली जो भी हमको सूचनाएं मिलेंगी वो पूरी तरह से गोपनीय है। उनका कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, गुप्त रखी जाएंगी। ये विश्वास अर्जित करने के बाद ही सेवार्थी जो है, अगर आपने सेवार्थी पे विश्वास बना लिया तभी सेवार्थी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यकर्ता को स्वीकार करके अपने आंतरिक मनोभावों और संकटपूर्ण स्थिति का रहस्य उद्घाटन करता है। उसके अलावा आप किसी से पूछने जाइए, आपकी जैसे कोई ड्रिंक करता है, मद्य सेवी है, आप उससे पूछिए, वो साफ बोलेगा मैं तो नहीं पीता। आप जब तक आपके ऊपर उसको भरोसा नहीं हो जाएगा वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं शेयर नहीं करेगा। कोई कर्ज में बहुत लदा है पर वो बताना नहीं चाहता ना कि मैं कर्ज में लदा हूं। आपको पहले अपने गोपनीयता का सिद्धांत जो है कि आपको गोपनीयता रखनी पड़ेगी। जब तक आप उस पर विश्वास अर्जित नहीं कर लेते हैं कि आपकी बातें वो कहीं शेयर नहीं करेगा, तब तक वो आपके साथ रहेगा। तो गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है। आप जो भी केस रिकॉर्ड रखते हैं वो आपको गोपनीय रखना होगा। अभिकरण के अंदर या बाहर व्यावसायिक कार्यकर्ताओं को कोई भी सूचना सेवार्थी की अनुमति से जो मिलती है वो कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। ये है गोपनीयता। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत हैं। सेवार्थी की मनोदशा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने का सिद्धांत, यानी टू बिगिन वेयर द क्लाइंट इज। जब तक सेवार्थी के मतलब कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। अब ऐसी स्थिति में सेवार्थी की मनोदशा के अनुरूप ही कार्यकर्ता को वार्तालाप करना चाहिए। उसको जानते हुए कि अनजान है, सहज रूप से उसके साथ एक वातावरण, पूरा एनवायरमेंट ऐसा करे और फिर सेवार्थी कार्यकर्ता के साथ में समान तरह की, जिससे सेवार्थी स्वतः ही अपने सारी जानकारियां आकर्षित हो जाए कार्यकर्ता की तरफ और सब कुछ अपनी रुचि के हिसाब से बताने लगे, जानकारी देने लगे। एक सहायता कार्य के दौरान आवश्यक साधनों के उपयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब सहायता जब हम कर रहे हैं किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सेवा कार्य में, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ता से अपेक्षा होती है कि वह अभिकरण एजेंसी समुदाय में उपलब्ध विभिन्न साधनों की विधिवत जानकारी उसे होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार सेवार्थी की क्षमता हेतु उनका प्रयोग भी करना चाहिए। मतलब अगर हमको नहीं मालूम है कि कहाँ इंटरव्यू लेना है, कहाँ पर्सनल
एफर्ट्स लगाने हैं, का आत्मसात करना है, तो हम अध्ययन नहीं कर सकते। ये कुछ सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से व्यक्तिक सेवा कार्य किया जाता है, और व्यक्तिक सेवा कार्य वास्तव में समाज कार्य का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसमें व्यक्तिगत रूप से केस स्टडी, आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब कोई मरीज आता है, एडमिट होता है, तो वो आते हैं, उसकी पूरी दिनचर्या, सवेरे कितना बुखार था, नब्ज क्या थी, एक केस, और फिर वो 2 दिन 3 दिन के उसके हिसाब से केस स्टडी। वकील के पास आप जाइए, वकील क्या करता है, अपने क्लाइंट से पूरी स्थिति ले लेता है, कब हुआ, कैसे हुई, क्या घटना हुई थी, और फिर उसके हिसाब से वो कार्य करता है, और ये देखता है कि इसमें हम अपने क्लाइंट्स को कैसे बचा सकें। अगर इससे गलती हो गई है या किसी चीज से हो गया है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये कहलाती है केस स्टडी। लेकिन इस केस स्टडी में हमको बहुत सी चीजें ध्यान रखना होगी कि कार्यकर्ता और सेवार्थी, कार्यकर्ता को सेवार्थी का दिल जीतना है। जब तक आप सेवार्थी के दिल पे राज नहीं करेंगे, सेवार्थी अपनी कोई भी समस्या, अपनी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करेगा। और जब ये हो जाता है तो फिर आप देखिए आपके सारे सिद्धांत आराम से बनने लगते हैं, और आप कार्यकर्ता जितने भी सेवार्थी हैं उनकी सारी समस्याओं को समझ के उनका निदान करने लगता है, उनका समाधान करने लगता है, और उनको लाभान्वित करने की स्थिति में होता है। ये एक समाज कार्य की प्रमुख विधि है, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य, जिसे सोशल केस वर्क कहते हैं, जो एक समाज कार्य में अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आपके ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के रूप में, कहीं भी आप केस स्टडी जो है सोशल केस वर्क के माध्यम से जो सेवार्थी हैं उनको लाभ पहुंचा सकते हैं।